वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम आप सभी का स्वागत है स्टेप अप अकेडमी में। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर को। पहली बात तो कौन सी क्लास का हम स्टार्ट कर रहे हैं? क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ एक ऐसा चैप्टर जो कि हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर चुका है। फिजिक्स में ये लॉ पढ़ो, वो लॉ पढ़ो, फोर्स क्या है, उसके मोशन के लॉ क्या है, तो ये सारी चीज इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये जो पूरा चैप्टर है ना, इससे बच्चे बड़े घबराते हैं क्योंकि आगे तक इसकी एप्लीकेशंस ना बहुत सारी है। लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, सारी चीज़ों को जानेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 फोर्स लॉज एंड मोशन, और इसके कौन कौन से टॉपिक आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। एक्चुअल में फोर्स क्या होता है ये आप सब सोच रहे हैं, तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल डेफिनेशन फोर्स की बताने वाली हूँ जो कि अब आप क्योंकि बड़े बच्चे बन चुके हो, 9th क्लास में आ चुके हो, तो आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। आते हैं नेक्स्ट उसमें कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये कौन सी खेत की चिड़िया आ गई है, इनके बारे में हमें समझना है। कोई दूसरी खेत की चिड़िया नहीं, आपकी जानी पहचानी है, वो समझेंगे हम इसमें। साथ ही साथ आप जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। लॉ ऑफ मोशन मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम जानेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। और इनर्शिया के साथ साथ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उसके बाद जब आप एग्जाम्पल को समझोगे और रियल लाइफ में उनको एक्सपीरियंस करोगे तो आप भी सोचेंगे कि अरे हाँ, ये तो ये मोशन है, ये तो ये इनर्शिया का लॉ है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे विदाउट अ डिले। सबसे पहले तो हमारी डेफिनेशन के साथ। तो बचपन से ही सबसे पहले तो आपने फोर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई है? द पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्या ये गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं थी, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। बट हमें कुछ और भी पता चला है फोर्स के बारे में कि सिर्फ ये पुश और पुल नहीं करता, इसके साथ साथ ये और क्या क्या करता है। तो ये करता है स्टेट में चेंज। अब स्टेट का मतलब रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो उसे मोशन में ले आता है, मोशन में है तो रेस्ट में ले आता है। जैसे कि कोई बॉडी अगर एक बॉल की बात अगर मैं करूँ तो एक बॉल बाहर दूर से रोटेट होती हुई आ रही है, आपने उस पर पैर लगा दिया या उसे पकड़ लिया तो वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। या अगर कोई बॉल रेस्ट में है, आपने उसे जोरदार तरीके से किक किया और वो किस में चली जाएगी? मोशन में। तो इस तरह से आप फोर्स लगा के किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकते हो। सेकेंड, फोर्स शेप चेंज कर सकता है। शेप चेंज मतलब कि जैसे कि आपकी मम्मा आटा गूंथती है, पहले पाउडर फॉर्म में व्हीट होता है, फिर उसको पानी डाल करके वोड़ा एकदम मार मार के उसको डो में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उसको चपेट चपेट के बेलन से क्या कर देती, चपाती बना देती है। तो यहाँ पर भी फोर्स लग गया। दूसरी और क्या फोर्स करता है? पोजिशन को चेंज कर देते। तो पोजिशन तो हम जानते ही हैं, हम यहाँ हैं, अगर मान लीजिए कि आपको जगह नहीं मिल रही तो आपने जोरदार धक्का दिया और आपने अपने दोस्त की पोजिशन चेंज कर दी, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? तो ये साइज चेंज करता है, शेप चेंज करता है। तो इसको क्या बोले? तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स एक एजेंट है एक्सटर्नल, बिल्कुल है, जो बाहर से लग रहा है किसी बॉडी पर और उसके इन सारी चीज़ों को चेंज कर दे रहा है। तो नई डेफिनेशन क्या बन करके आती है बच्चों? तो नई डेफिनेशन जो बन के आती है आपके सामने वो ये है, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या है ये? एक एक्सटर्नल एजेंट है विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज। वो चेंज कर देता है या ट्राई करता है चेंज करने का। किस चीज़ को? स्टेट, पोजिशन, साइज ऑफ शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज स्टेट, शेप और साइज, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या ये डेफिनेशन गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपसे फोर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये दोनों ही डेफिनेशन लिख सकते हैं। एनी एक्शन विच कॉजेस पुल, हिट और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ों पे पुल हो रहा है, पुश हो रहा है या हिट कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, तो उसमें क्या है? उसमें फोर्स है ना। चलिए, तो यहाँ से हम फोर्स के बारे में तो जान गए, लेकिन अब ये जो फोर्स है ना, ये आपने इसके टाइप्स पढ़े होंगे। जैसे हम किसी भी चीज़ को एलाबोरेट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम उसमें ना बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। जैसे हमने फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ा, तो फोर्स के टाइप में आपने देखा होगा कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। ये नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि आपने मैग्नेट लिया और उससे आयरन की नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया,
तो यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लगा। क्या क्या मैग्नेट ने आयरन को पकड़ के अपनी तरफ खींचा था? नहीं, ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो वो दिखाई हमें नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पर फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि आपने अपने फ्रेंड को धकेला या बॉल को फेंका, तो उसमें आपने अपने हाथ का यूज़ किया, आपने कॉन्टैक्ट किया दो बॉडी को आपस में, तो ये होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। बट ये जितने भी टाइप के फोर्सेस होते हैं, ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड होते हैं। अब ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है? तो बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। अब कभी कभी ये है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एक टीनू और मीनू दो बच्चे थे, उनके बीच में एक बॉक्स था, खिलौने से भरा हुआ बॉक्स था, दोनों ही जुड़वा बच्चे थे। अब भाई टीनू एक साइड से खींचे जा रहा है, मीनू एक साइड से खींचे जा रहा है, लेकिन बॉक्स जो है वो जहाँ रखा है वहीं के वहीं रखा हुआ है। तो उन लोगों को लग रहा है कि यार इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है? फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्योंकि टीनू और मीनू दोनों ही सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो जो खिलौने का बॉक्स था उस पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो गया। कैसे 0 हो गया? तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए टीनू जो है वो ए पोजीशन से इस बॉक्स को खींच रहा था और मीनू जो है वो बी पोजीशन से खींच रहा था। दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं। अब फोर्स के बारे में बता दें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखिए दोनों ही मैटर करेंगे। होने का मतलब क्या होता है? दोनों मैटर करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन है और यहाँ से भी लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन ही है अगर, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से हम एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव लेंगे, और टोटल फोर्स जो वुडन ब्लॉक पे लग रहा है जब आप उसे निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, दोनों को ऐड करेंगे तो 0। अब क्योंकि 0 फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है तो इस वजह से वो कैसा फोर्स कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स। तो छोटी सी एक प्यारी सी डेफिनेशन है कि व्हेन द नेट इफेक्ट ऑन द बॉडी इज 0, व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स, नेट इफेक्ट मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं फोर्स लगाने से, उसका इफेक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब नेट इफेक्ट फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाए? 0, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, जैसे कि व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। तो क्या बैलेंस्ड फोर्स से कुछ भी चेंजेस नहीं आते? बिल्कुल चेंजेस आते हैं। बैलेंस्ड फोर्स से शेप में चेंज आ सकता है, ठीक है, बट पोजीशन में शायद चेंज ना आए। जैसे स्प्रिंग को अगर आप एक साइड से खींच रहे हो तो उतना ही फोर्स उसकी वॉल जिस पे वो अटैच्ड है वो भी लगा रही होती है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत स्प्रिंग का शेप चेंज होगा, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, तो नेट इफेक्ट उस पर 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि उस पर नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? नेट इफेक्ट फोर्स का 0 हो रहा है, और ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब लेकिन क्या हुआ कि टीनू थोड़े टाइम बाद थोड़ा ज़्यादा खा के आ गया, अपने दोस्त को बुला के ले आया मान लीजिए, तो इन दोनों ने ए और सी ने मिलकर के इसे खींचना चालू कर दिया। तो अब क्या होगा? किस डायरेक्शन में आपका वुडन बॉक्स खींचेगा? आपका जो वुडन बॉक्स है वो ए डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लोग थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेट इफेक्ट 0 नहीं हुआ, उसकी कोई वैल्यू आ गई। जैसे मान लीजिए कि अब 5 + 5 दो लोगों ने मिलकर के 10 न्यूटन का यहाँ से फोर्स लगाया और यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, तो फोर्स वुडन पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 + 5 दैट मीन्स 5 न्यूटन के कारण, एक्स्ट्रा 5 न्यूटन के कारण ये किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो भाई ये तो आपका बैलेंस्ड फोर्स था, लेकिन जो दूसरे फोर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये अब कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे ये आप सी-सॉ खेलते होंगे, तो भाई ये चूहे को कौन समझाए कि अपने बराबर के साइज के दोस्त को लेके आओ? वो हाथी को ले आया, बोलते नहीं हाथी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने बोला चलो अपन गार्डन में जाके सी-सॉ पे बैठेंगे, लेकिन अब देखो क्या हुआ कि वो तो नीचे रह गया और हाथी ऊपर रह गया। ऐसा होता है क्या? हाँ, यहाँ थोड़ा सा फनी था, हाथी गैस का बना हुआ था और चूहे में थोड़ा सा वेट था, इसलिए चूहे ने हाथी को ऊपर कर दिया। असल में क्या होता? असल में तो ये होता कि दोनों अनबैलेंस तो है ही। अब आप हाथी को ताकतवर मानो चाहे आप चूहे को ताकतवर मानो,
तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अगर ये सही का हाथी होता तो ये चूहा ऊपर आसमान में उड़ चुका होता और जैसे ही हाथी नीचे आएगा तो, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स नहीं है, ये कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है फोर्स का, ठीक है। अगर बैलेंस्ड होता तो क्या होता, अगर ये अपने चूहे फ्रेंड को ही लेकर के आता तो क्या होता, ये जो सी सॉ है ये कुछ इस तरह से रहता, ठीक है, और हमें एक्स्ट्रा जंपिंग फोर्स लगाना पड़ता, तब जाकर के क्या होता, हम क्या होते, मूव करते और अनबैलेंस कहलाते, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स के बारे में आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई हो। तो द अनबैलेंस फोर्सेस कॉजेज अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। और अनबैलेंस फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अनबैलेंस फोर्स कई सारे तरीके के इफेक्ट को, पोजिशंस को भी, शेप को भी कई बार चेंज कर देता है, ठीक है। तो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ आ जाते हैं हम फटाफट से इन फोर्सेस के बाद। अब ये फोर्सेस हैं, तरह तरीके के फोर्सेस हैं, लेकिन अब हम आते हैं हमारी कुछ डेली लाइफ में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, आप मस्त बस में बैठे, आपको जाना था से मुंबई से पुणे जाना था, तो आपने सोचा मैं बस ले लेता हूँ। बस वाला बहुत टाइम लगा रहा था, अचानक से उसने बस स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपको लगा अभी स्टार्ट होगी और आप किसी धुन में बैठे हुए थे, अचानक से बस स्टार्ट हुई, तो क्या होता है, आप पीछे की तरफ गिर गए। क्यों गिर गए, क्या होता है ऐसा, चलो ठीक है, ये तो एक इंसिडेंट हुआ। अब आप बस में बैठे जा रहे थे, अपना मस्त गाना सुन रहे थे, अचानक से उसने ब्रेक लगाया और आप सामने से गिर के सामने वाले अंकल की गोद में गिर गए। अब अंकल आपको घूर के देख रहे हैं, ऐसा आखिर हुआ क्यों, ठीक है। चलो आपने सेटल डाउन किया, आप वापस आकर के बैठ गए। अब वो बड़ा झूम झाम के चला रहा हो, पुणे वाली रोड कैसी, बड़ी पहाड़ी वाला रास्ता है, तो बहुत वाले कर्व आते हैं, तो जब बस इधर जा रही थी तो आप इधर जाते हो, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे पूरी कहानी न्यूटन ने पकड़ ली और उन्होंने आपकी डिफिकल्टी बढ़ा दी, बना करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब कि अगर एक जगह है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन में तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है, जब तक कि दूसरा फोर्स उस पर लगा ना दिया जाए। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप रुके हुए थे, ठीक है, आप बस में आराम से बैठे हुए थे, अब बस तो आगे चली गई, लेकिन आपकी बॉडी को उसी जगह पे रेस्ट की कंडीशन पे रहना था। अब आगे गई तो क्या हुआ, आपके पैर तो आगे बढ़ गए, लेकिन आप कहाँ रह गए बच्चों, आपकी बॉडी पीछे ही रहना चाह रही थी, इसलिए आप पीछे की तरफ जाओगे, पुरानी वाली पोजीशन पर, लेकिन बस आपको आगे की तरफ ले गई तो आप एकदम से पीछे हो जाते हो। तो दैट मीन्स कि आप किस स्टेट में थे, रेस्ट में, और आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती थी। अब दूसरी कंडीशन, आपकी बॉडी बढ़िया मोशन में थी, आप बस के साथ साथ आगे, आपकी बॉडी भी आगे जा रही थी, अचानक से ब्रेक अप्लाई हुए, ब्रेक अप्लाई हुए तो क्या, बस तो पीछे आपको खींच रही थी, बस क्या हुई, ब्रेक अप्लाई की, वो आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन आपकी बॉडी को आगे बढ़ना है, इसीलिए वो आगे की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है। आप समझ में आई बात कि क्यों जब आप बस ट्रेन में या बस में बैठते हो अचानक से वो स्टार्ट होती है, तो क्योंकि हम पहले रेस्ट में होते हैं और वो मोशन में हो जाने की वजह से हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, और जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हो, बस में बैठे हो और अचानक से ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो आप आगे की तरफ झुकते हो, क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहती है। तो यही होता है रेजिस्टेंस, कि हम नहीं जाना चाहते, इसी वजह से आप गिरते हो, पड़ते हो, ठीक है। तो यही रेजिस्टेंस होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल बी कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ until and unless external force acts on it। अब फोर्स लगा तो आप आगे गिरे और पीछे गिरे, लेकिन फिर आप उस फोर्स के डायरेक्शन में चलने लगे। तो दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट। हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, जिस वजह से हमें इफेक्ट नजर आते हैं। अब इफेक्ट क्या हुआ, आगे गई गाड़ी, आगे फोर्स लगा, और इफेक्ट क्या हुआ, आप पीछे गिरे, तो दिस इज योर इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस दे रही थी। अगर रेजिस्टेंस नहीं देती तो क्या होता, आप चाहे ब्रेक लगा लोगे तो भी आप ऐसे ही बैठे रहोगे, अगर आप अचानक से आपकी गाड़ी चल भी देगी तो भी आप उसके साथ आगे चलोगे विदाउट एनी टाइप ऑफ इफेक्ट।
समझ में आई बात? तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बंदा बड़े अच्छे से गाड़ी से आ रहा था, पता नहीं आग बंद करके चला रहा है क्या, दीवार नहीं दिखी, देखो पागल को, ठीक है ना। तो बढ़िया मस्त गाड़ी से चला जा रहा था, अचानक से गिरा और आगे की तरफ गिर गया। अब आगे की तरफ क्यों गिर गया बच्चों? इसलिए गिर गया क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में थी और ब्रेक लग गया अचानक से, और इसलिए वो आगे की तरफ गिर गया जा करके। जब भी एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा कि अगर गिरते हैं लोग तो आगे की तरफ ही गिरते हैं, क्योंकि भाई उनकी बॉडी मोशन में होती है। इसीलिए अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या हुआ। इसका एप्लीकेशन ये हुआ कि भाई जिन्होंने कार बनाई थी, मैन्युफैक्चर की थी, उनको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता था कि भाई अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही आएगी। और मान लो कि कभी एक्सीडेंट हो, सडनली किसी से कोई बस टकरा जाए तो क्या होगा, सामने की तरफ इंसान आएगा। इसलिए जो एयर बैग्स होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं गाड़ियों में? सामने की तरफ, क्योंकि जैसे ही टकराओगे तो एयर बैग्स जो हैं वो आपको ग्लास में ना टकरा करके उन एयर बैग्स आपको चारों तरफ से कवर कर लेंगे। आई बात समझ में? तो देखा एप्लीकेशंस भी हैं, इसलिए भी न्यूटन जी ने गलती नहीं की, उन्होंने आपकी सेफ्टी के लिए ही ये सारे लॉ बनाए हैं। चलो तो अब आ जाते हैं कि द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, है ना। कोई भी बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज कर रही है तो वो क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि आपने उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है। जैसे कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस इज स्टार्टेड मूविंग सडनली। अब अभी यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को एक बार देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मस्त मोबाइल चला रहा था, ध्यान नहीं दिया, अरे मेरा फ्रेंड क्यों नहीं आया अभी तक, देखो बहुत देर से वेट कर रहा था, सडनली बस स्टार्ट हो गई। अब देखो उसके पैर आगे हैं लेकिन बाकी का जो पोर्शन है वो पीछे रहना चाह रहा था, इसलिए वो गिर गया और महंगा मोबाइल था वो, उसका भी नुकसान हो गया। हालांकि महंगा तो नहीं लग रहा मुझे, कीपैड लग रहा है। चलो, तो अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस इज स्टार्ट मूविंग सडनली। दिस हैपेंस बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ इन रेस्ट while the person is not moving as bus starts moving। पहले दोनों रेस्ट में थे लेकिन बस स्टार्ट हो गई, मूव करने लगी, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था। The legs of the person start moving along with the bus but rest portion of the body has tendency to remain in rest। भैया बॉडी तो चलने लगी लेकिन बाकी पोजीशन तो अपना रेस्ट में था ना, पैर तो चलने लगे लेकिन मेरा ऊपर का हिस्सा जो था वो तो रेस्ट में था, इसलिए मैं गिर गई। चलो, अब द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेज। जैसे कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनर्शिया पे। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब जो वो बता रहे हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और इसमें होने वाले चेंज का रेजिस्ट करती है, इसलिए हमें इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो दिस इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रॉपर्टी या फिर ये जो हम नेचुरल टेंडेंसी की बार बार बात कर रहे हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप नेक्स्ट चैप्टर या आगे 10th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो करंट का अपोज करता है रेजिस्टेंस, उसके अपोजिशन को आप रेजिस्टेंस कहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी बॉडी या कोई भी बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और इस रहने चाहने का जो टेंडेंसी है, जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी है ना उनकी, उसको कहा जाता है इनर्शिया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, ये सबकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये अगर आपको आता है तो आप याद रखिए। अब जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो वो खिंच जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो वापस क्या हो जाएगी? अपनी स्टेट में आने की कोशिश करेगी। और क्यों हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि ये स्ट्रिंग जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में रहना चाहती है, इनर्शिया यहाँ पर लगाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया पर। तो इनर्शिया के टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। वो टेंडेंसी बॉडी की जिसके कारण वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने का अपोज करती है कि भाई मैं जो रेस्ट में हूँ, मैं एक जगह पे हूँ, मुझे वहीं रहने दो। तो उसका अपोज अगर वो कर रही है अपनी जगह को चेंज करने का, तो उसे हम कहते हैं
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, घर में ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपने क्या किया हुआ है, एक कार्डबोर्ड पर या एक कपड़े के ऊपर कॉइन को रखा हुआ है, ठीक है, और अगर आप उस कपड़े को खींचोगे तो सिक्का उस कपड़े के साथ नहीं आता, वो ग्लास में नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने फोर्स लगाया था इस पे, किस पे? इस कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाया था, लेकिन इसके फोर्स लगाने से, या आप यहाँ से फोर्स लगाओ या यहाँ से इस तरह से भी फोर्स आप लगा सकते हैं, अगर आप दूसरा ये इमेज देख पा रहे हैं तो ये कॉइन कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि कॉइन रेस्ट में रहना चाह रहा है और कार्डबोर्ड में आपने क्या कर दिया, उसके कार्डबोर्ड पर फोर्स लगा दिया, कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, इस वजह से जो आपका कॉइन है वो नीचे गिरता है। दूसरा आ जाता है टाइप ऑफ व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड देन द पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड। अब जब आप बस में बैठते हो तो आप रेस्ट में होते हो, पीछे क्यों जाते हो? वही वाली कहानी जो अभी समझाई। फिर द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। अब भाई कारपेट में क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, दिवाली के समय में ज़्यादातर अपने घरों में, या ईद के समय, क्रिसमस के समय हमारे घरों में हम सफाइयाँ करते हैं और देखते हैं कि भैया कारपेट को दे धनाधन मम्मी पीटे जाती है, ठीक है। अब वो पीटती क्यों है? गुस्सा निकालती है, पहले तो क्या अकेले काम कर रही हो, और उनसे क्या हो जाता है, उनके गुस्से से, उसको पीटने से डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। अब वाई डस्ट पार्टिकल नीचे आते हैं? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को इस तरह से हिट करते हो तो उसमें कारपेट पे तो मोशन हो रहा है, फोर्स की वजह से उसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो वो मूव कर रही है। लेकिन डस्ट पार्टिकल कैसे थे? रेस्ट में थे, तो भाई वो मूव किया, मतलब अपनी जगह से किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो वो अपने डिस्प्लेस होगा। कारपेट डिस्प्लेस हुआ, लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं रहना चाहती थी, तो इसलिए वो नीचे गिर जाती है। तो ये हो गया आपका कौन सा? यहाँ पर भी देखो लॉ ऑफ मोशन ही लग रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया ही लग रहा है। दूसरी चीज़ कि व्हेन अ ट्री इज विगरसली शेकन देन द सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। अब आप करते होंगे किसी फ्रूट को तोड़ने के लिए, कभी कभी क्या करते हैं अपन, जैसे बेर जानते हैं आप सभी, ठीक है। तो बेर को तोड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, जनरली पेड़ को बहुत तेज़ी से हिला देते हैं, तो हिलाते हैं लेकिन बेर नीचे गिर जाते हैं, ट्री उसकी लीव्स भी नीचे गिर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगेन वही कि उसकी ब्रांचेस में शेक हो रहे हैं, उसके ब्रांचेस में आप फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से वो मूव कर रही है, बट वो जो लीव्स है वो रेस्ट की पोजीशन में रहना चाह रही थी, इसलिए वो नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। आ जाते हैं अगर नेक्स्ट टाइप पर, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी अपना मोशन में है और मोशन में ही रहना चाह रही होती है तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सा वाला एग्जाम्पल? भैया ये बढ़िया अच्छे से जा रहा था, इसका नाम क्या रख दें? कुछ भी नाम बता दो, इसका नाम आपका बेस्ट फ्रेंड, चलिए ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड जा रहा था, अचानक से ब्रेक लगा, हाँ तेज़ी से लग गई। क्यों लगी? क्योंकि भाई वो मोशन में था और ब्रेक लगने की वजह से उसकी बॉडी मोशन में ही थी, वो उसका रेजिस्ट करी और इसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट हुई यहाँ की चोट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और एग्जाम्पल, द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अ पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और ट्रेन। अब भाई आप मूविंग बस या ट्रेन में से जाते हो तो आप क्या होते हो? जब भी आप किसी चलती हुई बस में से जाते हो तो किस डायरेक्शन में जाते हो? जिस डायरेक्शन में आप आ रहे थे उसी डायरेक्शन में आपको बहुत देरी तक दौड़ लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसी मोशन में थी। इसी वजह से जैसे आप कूदते हो तो आपको थोड़ी देर तक आपकी बॉडी क्या करती है? दौड़ा देती है, ठीक है। दूसरी चीज, अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ अ बस। बस के ऊपर अगर मैं ऐसे ही सामान रख दूं तो क्या होगा? जब ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? सामान आगे गिरेगा, जब अचानक से चालू होगा तो सामान पीछे गिरेगा। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन हो गई, वो या तो रेस्ट में रहना चाह रहे थे या मोशन में रहना चाह रहे थे। जैसे ही अपोजिट काम करोगे वो या तो आगे या पीछे गिरेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ों को टाई करते हैं रोप से। अब ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रही हूँ मैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं, क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं कि हम क्यों बस के ऊपर सामान को रोप से बांधते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन दैट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब भाई ये देखिए, ये लोग बड़े अच्छे से झूम बराबर झूम करते हुए बस के ऊपर बैठे हुए जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ? ब्रेक लगा। सारे के सारे ब्रेक नहीं लगा, अचानक से गाड़ी ने टर्न लिया और जैसे ही गाड़ी ने टर्न लिया सारे के सारे दूसरे डायरेक्शन में जाके गिरे। मतलब कि जिस डायरेक्शन में टर्न है वहां पे सब नहीं गिर रहे। ये देखिए, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत से चलते हैं भाई, फिर से लगाओ। ये देखो, ये आए, अचानक से टर्न हुई गाड़ी इस तरफ, लेकिन लोग कहाँ गिर रहे हैं?
इस तरफ क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी पहले वाली पोजीशन में रहना चाह रही थी, डायरेक्शन का अपोज कर रही थी, चेंज नहीं होने देना चाह रही थी, इस वजह से आप जो है दूसरी तरफ गिर जाते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसके एग्जाम्पल्स, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस नेगोटिएट ऑन अ कर्व ऑन द रोड, द पैसेंजर फॉल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व रोड, अभी हमने देखा। The spark produced during the sharpening of knife against a grinding wheel leads tangentially to its rim। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जब आप ग्राइंड करते हो किसी चीज़ को तो ये जो स्पार्क्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? शार्पिंग द नाइफ अगेंस्ट द ग्राइंडिंग व्हील लीव्स टेंजेंटली ही क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये भी क्या हो रहे हैं, डायरेक्शन में अचानक से चेंज हो जाने की वजह से अपोजिट टू सेंटर जा रहे हैं, टेंजेंटली बाहर आ रहे हैं। अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज whirling in a horizontal circuit, if the string break the stone fly away tangentially। अब स्टोन को अगर आप मान लीजिए, इजी शब्दों में समझा देती हूँ कि आपने स्टोन को बांधा और रबर बैंड में बांध लिया मान लीजिए, और या कच्चे से धागे में बांधा था, तेज़ी से आप घुमा रहे थे। जब आप घुमाओगे मान लीजिए इस पोजीशन पे आकर के आपका थ्रेड टूट गया, तो ये किस साइड जाएगा? टेंजेंट डायरेक्शन में, इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, और डायरेक्शन अचानक से टूट गई तो वो उसी डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा जिसमें वो पहले था। ठीक है, तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम खत्म करेंगे हमारे पार्ट 1 को। तो क्या इतने लॉ थे? बिल्कुल नहीं थे, 3 लॉ है, दूसरा तीसरा अभी भी बचा हुआ है। वो क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कैसे इसको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो उसे देखना ज़रूर भूलना मत, मतलब इसके बाद ही आ जाएगा वो वीडियो भी। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना प्यार से वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।